हेलो एवरीवन। हाय। कैसे हो आप? बढ़िया हो? मस्त हो? स्वस्थ हो? चलो, तो स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को, है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके 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 ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो शुरू करते हैं, है ना? लास्ट सेशन में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? लास्ट सेशन में हम लोग जो है वो ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर रहे थे। ऑक्सीटोसिन हमने देखा था कि क्या-क्या काम करता है। तो अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली कौन क्या रिलीज करता है, आपके जो है वो लेबर पेन, है ना? आपके प्रसव पीड़ा, है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि आपके लेबर पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और लेबर पेन के अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आपके मिल्क फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है ना? हेल्प कर रहा है। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो उसके बाद में मैंने बात की थी प्रोलैक्टिन की, और प्रोलैक्टिन की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर इन दोनों को सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, ये तो दोनों आप लोगों के डिलीवरी पोर्शन को, यानी कि आपके प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी और इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद में हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर ली, प्रोलैक्टिन के बारे में बात कर ली। अब इसके अलावा हम लोगों ने तीसरे के बारे में बात की, जिसे हम लोग टीएसएच कह रहे हैं। टीएसएच जो होता है वो आपका थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। क्या होता है? थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली आप लोगों के किस पे ऊपर कंट्रोल करेगा? ये आप लोगों के थायरॉइड ग्लैंड पे कंट्रोल करेगा। अब अगर ये आपके थायरॉइड ग्लैंड पे कंट्रोल कर रहा है, और अगर ये आपके थायरॉइड ग्लैंड पे कंट्रोल कर रहा है, तो बेसिकली आपके थायरॉइड ग्लैंड ने जो हार्मोन निकाले, आपका T2 हार्मोन, T3 हार्मोन, है ना? T3 और T4 हार्मोन आपका थायरॉइड ग्लैंड रिलीज करता है। इसके अलावा कैल्शियम का प्रोडक्शन भी आपका थायरॉइड ग्लैंड देख रहा होता है। तो इन सब चीजों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका कौन होता है? टीएसएच हार्मोन होता है, जिसे थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में बात कर रहे थे, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अलावा हम लोग और भी किसी चीज की, और हम हार्मोन की बात करते हैं सोमेटोट्रोपिन, है ना? हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन की अगर मैं बात करती हूँ, तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऊंचाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी हाइट कैसे, अब देखो हाइट बढ़ रही है तो हाइट ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? हाइट बढ़ने के लिए बोन्स की ग्रोथ जरूरी है। अब बोन्स की ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है? तो बोन्स की ग्रोथ के लिए आप लोगों का कैल्शियम जरूरी है, आपको की प्रोटीन जरूरी है। तो बेसिकली ये आपके कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को भी इनडायरेक्टली देख रहा है, ये आपके प्रोटीन के जो है वो बेसिकली सिक्रेशन को भी इनडायरेक्टली देख रहा है। तो सिर्फ मैंने ये कह दिया कि हाइट बढ़ गई, तो हाइट बढ़ने का लॉजिक सिर्फ ये नहीं हो गया भाई साहब कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके हाइट को बढ़ा, अरे हाइट बढ़ाने के लिए आपको काफी सारे प्रोटीन चाहिए होंगे, काफी सारे मिनरल्स चाहिए होंगे, काफी सारे कैल्शियम चाहिए होगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी देख रहा है, तो इसका सीधा संबंध विटामिन डी से भी हो गया। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन माइटोकॉन्ड्रिया देख रहा है, तो इसका संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से भी हो गया। तो मैं कह रही हूँ ना कि एक विटामिन, कल किसी ने पूछा था कि मैडम ये सिर्फ एक ही काम थोड़ा ना कर रहा होता है, जैसे एलएच के बारे में बोला था, है ना? अभी आ ही जाता है, चलो। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट हार्मोन की बात की थी, जिसे हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? ल्यूटे नाइजिंग। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या कह रहा था कि भाई ये जो है वो एग, ये तो किसके, एक तो एग के फॉर्मेशन, और एग के फॉर्मेशन के साथ साथ में ये जो है वो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एग और स्पर्म ऐसे ही थोड़े ना बन गए। एग और स्पर्म बनने के लिए आपको सेल डिवीजन की प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। तो सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट को भी ये देख रहा होगा। इसके अलावा मल्टीपल प्रोटीन के जो है वो स्टोरेज को भी देख रहा होगा। इसके अलावा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी देख रहा होगा, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं होगा तो लड़की में एग का डेवलपमेंट नहीं होगा, मेल में स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उसको भी देख रहा होता है। तभी तो कैल्शियम की कमी होने से, विटामिन डी की कमी होने से लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती टाइम से। तो जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम से नहीं आती उनको फिर कैल्शियम की दवाइयां दी जाती है, भाई ये खा के देख लो, है ना? तो ये वाली सारी चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो प्रोटीन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी ये देखेगा। इसके अलावा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी ये काम करेगा। इसके अलावा यही एलएच हार्मोन आपके जो है वो सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं, सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं भाई? हमारे सेक्स हार्मोन हो गए, जैसे कि हमने कह दिया कि आप लोगों का ये
लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हो गया, लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हो गया, तो इन पे भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारे काम आपके ल्यूटिनाइजिंग कर रहा है। कहने को एक ही काम मिल रहा है तुमको कि एग और स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो एग और स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो भाई फॉर्मेशन करना में कि जितनी प्रोसेस, अब मैंने तुमको बोल दिया भाई हमें दही बनाना है, तो दही बनाना है तो सिर्फ दही थोड़ा ना बन रहा है, दूध भी लाना पड़ेगा, गर्म भी करना पड़ेगा, जो है जौवन भी लगाना पड़ेगा, उसको उस फेवरेबल टेम्परेचर में भी रखना पड़ेगा, दूध मथना भी पड़ेगा, क्रीम निकालनी भी पड़ेगी, सारा ही काम करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही ये वाला है, तो एक ही काम तुम्हें लग रहा है एक काम है, पर उसके अंडर में जितनी प्रोसेस हो रही है उन सब पे इन्होंने ही कंट्रोल करना है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। फिर उसके बाद में एक और हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एफएसएच हार्मोन। किस नाम से जानते हैं बेटा? हम जानते हैं एफएसएच हार्मोन। तो एफएसएच हार्मोन जो होता है ना, एफएसएच हार्मोन क्या करता है इसे भी समझ लो। एफएसएच हार्मोन को बोलते हैं हम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके बारे में जानते हैं? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली क्या होता है इसे समझ लो। तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर क्या होता है कि आप, अगर आप बात करते हैं एग के डेवलपमेंट, एग का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है ना? और बेसिकली आपके स्पर्म का विकास हो रहा है ना? तो एग और स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए जो है वो बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एग और फॉर्मेशन, एग और स्पर्म के डेवलपमेंट, मैडम फॉर्मेशन अलग चीज हो गई और डेवलपमेंट अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। एग जब फॉर्मेट हो गया उसके बाद में ओव्यूलेशन होता है। ये आप लोगों को मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि भाई ये कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों के पास में जो है वो फैलोपियन ट्यूब होती है, इधर भी आप लोगों के पास में फैलोपियन ट्यूब होती है, इधर आप लोगों के पास में ओवरी होता है और यहाँ पर आप लोगों के पास में एग होते हैं। एग बन गए, इसके अंदर एग डेवलप हो गए, लेकिन एग डेवलपमेंट होने के बाद में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब है अंडोत्सर्ग। ये ओवरी यानी अंडाशय से निकलकर ये एग कहाँ पर जाएगा? ये आपके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब में जब ये एग गया तो यहाँ पर इस प्रोसेस को का ओव्यूलेशन, अरे एग बन गया, बन के ही क्या होगा जब एग आगे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा ही नहीं है, और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद में एग मूवमेंट करता हुआ जब तक यहाँ तक नहीं आएगा तब तक स्पर्म नहीं बनेगा, वो स्पर्म पहुंचेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इतनी सारी प्रोसेस को करवाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? एफएसएच भैया की हो गई, यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हो गई। स्पर्म है, स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर बन गए, स्पर्म जो है वो बेसिकली टेस्टिस के अंदर बन तो गए, लेकिन बच्चा पैदा करना ही तो सबसे बड़ी चीज थोड़ी ना होती है। बच्चे का डेवलपमेंट नहीं करोगे, बच्चे का पैदा होने के बाद ध्यान नहीं रखोगे, तो बच्चा बहुत ज्यादा केयर मांग रहा है। वैसे ही स्पर्म है, स्पर्म बन तो गए टेस्टिस के ऊपर, टेस्टिस माने वृषण है ना, तो वृषण के ऊपर बन तो गए, लेकिन ये स्पर्म बनकर, ये स्पर्म बन तो गए, लेकिन ये जो स्पर्म बन गए आधे बन गए, अभी अभी ये जाकर ये जाएंगे अधिवृषण में। इस वृषण के ऊपर एक 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 ऑर्गन रखा हुआ है जिसे अधिवृषण कहते हैं, है ना। मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो अधिवृषण कहते हैं। तो अधिवृषण को एपिडिडेमिस के नाम से जाना जाता है, एपिडिडेमिस के नाम से जाना जाता है। तो एपिडिडेमिस के अंदर जाकर ये क्या होते हैं? ये ग्रोथ करते हैं, इनके अंदर प्रोटीन जाएगा, इनके अंदर जो है एंजाइम्स जाएंगे ताकि ये ग्रोथ कर सके, इनमें एनर्जी आ सके। क्यों चाहिए एनर्जी मैडम? अरे एनर्जी इसलिए चाहिए बेचारों को, यहाँ से लेकर चलते 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 यहाँ तक का रास्ता तय करना है, तो इसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, नहीं तो कैसे ये मूवमेंट कर पाएंगे हैं? जबकि एग को तो यहीं से यहाँ तक और यहाँ तक का सफर तय करना था, और स्पर्म को तो इतना सफर तय करना है। फिर ये स्पर्म यहाँ पे डेवलप हो गए, फिर स्पर्म जब यहाँ पे ग्रोथ कर लेंगे तो जिस दिन इजैकुलेशन यानी कि उत्सर्जन का टाइम आएगा तो इन नलिकाओं के माध्यम से ये चलते 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 ये यहाँ पर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए आपके जो है वो पेनिस से, बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तभी तो जाके ये स्पर्म यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट कर पाएंगे, नहीं तो स्पर्म बनना भी बेकार और नहीं तो जो है वो एग बनना भी बेकार। तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेवलपमेंट बोल दिया तो वहां पे सारी चीजें आ जाएंगी, फिर ये पूरा इसके आगे का पूरा जो है वो सिनेरियो देखेगा। भैया देव की मैया भी उतनी जरूरी है जितनी यशोदा मैया, जन्म देने वाला भी उतना ही जरूरी है ना, जितना जो है वो पालने वाला जरूरी है। तो दोनों हार्मोन यहाँ पर आपके काम आ रहे हैं। तो एक हमने बोल दिया भाई फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हमने बोल दिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच हो गया आप लोगों का, है ना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन भी देख रही है, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन भी देख रही होती हैं। अब मेल हार्मोन जैसे कि मैंने बोला भाई टेस्टेस्टेरोन, है ना, टेस्टेस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है आपके पास में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, अब लड़कियों में मैडम दो, लड़कों में एक ही हार्मोन, तो बिल्कुल लड़कियां काम भी तो करती है ना, है ना। लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्स्ट्रा आती है, लड़कों में आती है नहीं,
है ना? लड़कियों के अंदर लड़कियाँ बेबी का फॉर्मेशन करती हैं, लड़के करते हैं? नहीं। तो एक्स्ट्रा तो चाहिए ही चाहिए, अब यहाँ भी तुम्हें बराबरी करनी है तो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली मेल के अंदर तो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो लड़कियों में भी एग फॉर्मेशन हो रहा है, पर लड़कियाँ एडवांस काम भी कर रही हैं, है ना? तो इसके लिए इनको डबल हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी। एक हार्मोन है जो कि आप लोगों की जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को आने के लिए ज़िम्मेदार है, एक हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जाने के लिए ज़िम्मेदार है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपने यूपी टिकट देखा होगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, है ना? प्रेगा न्यूज़ और ये सब। तो इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों का जो है यूरिन ड्रॉप लेते हैं और उसमें जो है वो डंडियाँ आ जाती हैं, ठीक है? इतना दिमाग नहीं लगाना कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, इतना नहीं समझना अभी अपनों को। पर अपनों को ध्यान रखना है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर होता क्या है। तो बेसिकली वहाँ पर हार्मोन ही चेक कर रहे होते हैं। कोई एक स्लिप लगी होती है और अगर क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी जैसे ही होना स्टार्ट हो गई, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगी, मासिक चक्र आना बंद हो जाएगा। तो मासिक चक्र आना अगर बंद हो गया तो इसका मतलब है कि एक हार्मोन के कारण ऐसा हो रहा है, तो एस्ट्रोजन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो इसका पीक स्टार्ट हो जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा ये वृद्धि करेगा और यूरिन के साथ में जो है वो जब ये रिलीज़ होगा तो पता लग जाएगा कि भैया प्रेगनेंसी है कि नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अब बंद हो गई है। तो ऐसा वाला सीन होता है इनके अंदर। तो बेसिकली आपका अब देखो क्या करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने टेस्टोस्टेरोन बनाना है और टेस्टोस्टेरोन बनाकर देना टेस्टिस को है, यानी कि वृषण को भेज देना है। अब टेस्टिस को भेज दिया क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास यार इतने सारे काम पहले से हैं, तो पिट्यूटरी कहेगी यार अब मैं नहीं कर रही, तो मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है तो उस पे कंट्रोल तो आपके टेस्टिस का होता है, हालांकि रिलीज ऑपरेट वहां से हो रहा है ना? मेन जो मेन ब्रांच है वो तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर है। और जो जो छोटी ब्रांच है जो ऑपरेट कर रही है वो बेसिकली आपका टेस्टिस है। तो टेस्टिस को कहती है भैया तुम संभालो, तुम्हें जितना चाहिए उसका उतना उस तरह से प्रोडक्शन कर लेना। ऐसे ही जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि जो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को किसको दे दिया? ओवरी को दे दिया। ओवरी को दे दिया कि बेटा जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम इसको रिलीज करो, जब तुम्हारी मर्जी हो तब उसको मत करो। तो ये सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे होते हैं। चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑपरेट हो रहे हैं और इन्होंने दो अलग-अलग ग्लैंड्स बना दी, टेस्टिस और ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी उसकी ये मान लो कि सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको भी एज़ अ ग्लैंड ही हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इनको एज़ अ ग्लैंड ही हम लोग मेंशन आउट जो है वो कर रहे होते हैं। समझ में आया? तो ये वाली चीज़ें भी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो भाई ये सारे हार्मोन हैं, है ना? चलिए, तो ये सारे हार्मोन हैं जो कि आप लोगों के किसके लिए रिलीज़ हो रहे हैं, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए मोटे-मोटे हार्मोन बता दिए जो कि एक्चुअली में ज़रूरी हैं और काम आते हैं। तो आप लोगों की एक तो पीनियल ग्लैंड देखी और एक देखी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दूसरी ग्लैंड की बात करते हैं जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग जानते हैं, तीसरी कौन-सी थी यार? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब बच्चे कहेंगे मैडम चैट ऑफ कर ऑन करते तो हम भी बता देते। मास्टर ऑफ मास्टर, अब तो नहीं बताऊँ, अब खोलूँ ही नहीं मैं चैट को, आखिरी में खोलूँगी। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये जो आप लोगों का हाइपोथैलेमस है, ये क्या काम करता है इसे समझो। हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली कर क्या रहा होता है? हाइपोथैलेमस आपकी पहली तो बात तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब हो गया कि मास्टर ग्लैंड कौन थी भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड थी, है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करने का काम किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड है ना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो भाई अब भगवान ने भी ऐसा सोचा कि भाई सारी बॉडी की सारी ग्लैंड्स पर जब पीयूष ग्रंथि ने अपना आधिपत्य जमा लिया और खुदा ना खास्ता गलती से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही गड़बड़ कर दे या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई खराबी आ गई तो एक पे तो निर्भरता सही नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड खराब तो बंदा जो है पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, बॉडी सिस्टम। तो फिर ऐसा किया कि अगर कभी-कभी पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी आ जाए तो उस पे कंट्रोल करने के लिए भी एक महान व्यक्ति बैठा है। बात ऐसी है जैसे देश को प्रधानमंत्री चला रहा है। अब प्रधानमंत्री चला रहा है तो प्रधानमंत्री पे ही कोई सारे अधिकार दे दिए गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ तो देश बर्बादी में। इसीलिए फिर जो है वो जो है राष्ट्रपति वाला सिस्टम रखा गया, है ना? कि राष्ट्रपति भी जो है वो ऐसा कर सकते हैं या फिर कैसा भी उल्टा मान लो इसका, बात आप समझ गए होंगे। तो इसलिए एक के ऊपर दूसरा होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है ना?
तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है, यानी कि आप लोगों के पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है। और चूंकि पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कर रहा है, इसलिए आप लोग इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह रहे हो। तो पहली चीज तो इसने बहुत तगड़ा काम किया है। ये तो वो कहते हैं ना कि पापा का भी पापा है, यानी कि ये तो दादा है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस करता है कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये आपकी बॉडी की जो है वो इनवॉलेंट्री जितनी भी रिएक्शन है उन पे कंट्रोल करता है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? अनैच्छिक। तो अनैच्छिक का मतलब क्या हो गया? अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो बेसिकली क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री, जिन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता। किसकी मैं बात कर रही हूँ? इनवॉलेंट्री रिएक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, जिन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब तुम्हारा कंट्रोल किस पर नहीं है? तुम्हारे दिल पर ना। तुम्हारे दिल पर तुम्हारा कहाँ कंट्रोल है क्या? है क्या तुम्हारे दिल पर तुम्हारा कंट्रोल? चलो ये तो पूछ ही लेती हूँ। है क्या तुम्हारे दिल पर तुम्हारा कंट्रोल? तो जब हम लोगों ने बोला कि तुम्हारे दिल पर तुम्हारा कंट्रोल है, नहीं है मैडम। तुम्हारा दिल धक 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 कर रहा है। गुड। तो तुम्हारे दिल पे हर किसी पे आ जाता है ना? फाइनली मैं चैट ऑफ करना सीख गई। चलो चलो, आ गए, शुरू हो गए ना तुम, चलो बंद कर दो अब। हो गए शुरू। हाँ, तो तुम्हारे दिल पर जो है वो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना? तो तुम्हारे दिल पर अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो बेसिकली अब मैं बात कर रही हूँ हार्ट बीट पर, क्योंकि हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट क्या था याद करो। जब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही थी? जब मैं तुम्हें बता रही थी हु इज योर हार्ट बीट ऑफ हार्ट, जिसमें मैंने बोला था कि तुम्हारे हार्ट के राइट राइट एट्रियम के अंदर आपका पेसमेकर है, और पेसमेकर जो है वो नोडल टिश्यू से मिलकर बना है, और नोडल टिश्यू में वो कैपेसिटी है जो आपके हार्ट को पंप कर सकता है। तो नोडल टिश्यू ने आपके हार्ट को पंप किया, इसलिए आपका जो है वो हार्ट बीट ऑफ हार्ट आपका पेसमेकर कहलाया। तो भाई नोडल टिश्यू को कौन कमांड दे रहा है कि बेटा पंपिंग कर? तो नोडल टिश्यू को कमांड दे रहा है तुम्हारे दादाजी, यानी कि कौन? हाइपोथैलेमस, है ना? समझ में आया तुमको? तो ये हार्ट बीट वाला जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कहते हैं कि दिल पर बस चले ना कोई, ऐसा कुछ बड़े बड़े गाने बने बॉलीवुड पर, बॉलीवुड के, है ना? तो दिल पर बस नहीं चल रहा, तो क्यों नहीं चल रहा भैया? क्योंकि कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, तो हार्ट बीट पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये तुम्हारे इश्क मोहब्बत प्यार का ताल्लुक कोई भी दिल से नहीं था, है ना? बड़ी मजेदार चीज है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मेरा बड़ा मन है, अभी क्लास के लास्ट में याद दिलाना मुझे। तो फिर है ना, बेसिकली क्या हुआ कि हार्ट बीट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आंख झपक रही है, आंख झपकने पे तुम्हारा कंट्रोल है, डाइजेशन पे तुम्हारा कंट्रोल है, रेस्पिरेशन पे तुम्हारा कंट्रोल है। भाई खाना सांस लोगे तो लोगे ही, अब तुम थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे, उससे ज्यादा सॉरी। तो रेस्पिरेशन पे बोला, रेस्पिरेशन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना? मैंने डाइजेशन पर बोला, डाइजेशन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना? एक्सक्रीशन पर बोलूंगी, एक्सक्रीशन पर भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। रोक के बता दो, तुम में हिम्मत है तो, अगर यूरिन आ रहा हो और अगर जो है वो कितना रोकोगे, कब तक रोकोगे, है ना? तो समझ रहे हो, तो नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कंट्रोल का काम ही नहीं है। आंख झलक झपक रही है, फ्लिप कर रही है, उसके अंदर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा ये तो वो सारी की रिएक्शंस हो गई। वॉलंटरी यूज होती है जो अपनी इच्छा, मेरा हाथ मेरी मर्जी से उठ रहा है, मैं नहीं उठाना चाहूंगी तो नहीं उठेगा, लेकिन रोक के बताओ तुम डाइजेशन को, अगर तुम में हिम्मत है तो नहीं रोक सकते। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी बॉडी में हो रही है जिन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है, उन पे कंट्रोल करने का काम आपका हाइपोथैलेमस का होता है। दूसरी चीज, हाइपोथैलेमस ने रिलीज तो बहुत सारे हार्मोन करता है, इतना हमको पढ़ना नहीं है, कौन सा एमबीबीएस कर लेना है हमको। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। क्या कहते हैं? डोपामीन। अब जो डोपा कभी कभी तो मैं जल्दी में पता नहीं क्या ही लिख देती हूँ। तो हमने कहा डोपामीन। तो डोपामीन जो होता है ना वो रिलीज करता है। डोपामीन जो हार्मोन होता है वो बेसिकली हमारा हैप्पीनेस हार्मोन होता है। कौन सा होता है? हैप्पीनेस हार्मोन। अब हैप्पीनेस का मतलब क्या है? वो पल याद करो जिस दिन तुम्हारा क्रश तुम्हारे सामने होता है ना? स्कूल लाइफ में बड़ा ये फील आता होगा, है ना? बड़ा प्यारा प्यारा मधुर सी क्यों चलती है पवन, है ना? वो गाने याद आते होंगे तुमको। तो वो जो चीज है, वो जो डोपामीन की मैं बात कर, जो हैप्पीनेस है ना? या फिर यह हैप्पीनेस भी है, तो इसके साथ में आपको दुख दर्द तकलीफ हार्ट ब्रेक ये जितनी भी फील आती है ना, ये सिर्फ आपके हाइपोथैलेमस से आती है। तो गाना जो होना चाहिए कि दिल तोड़ दिया, उसकी जगह होना चाहिए डोपामीन तोड़ दिया, क्योंकि या फिर हाइपोथैलेमस तोड़ दिया, है ना? क्योंकि ये जितनी भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है ना हार्ट ब्रेक के, लव इमोजी, अच्छा कई वो लोग ऐसे कहते हैं, मतलब मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया ये कहती है
कि भाई क्या कर देंगे, भाई पहली सिगरेट पीने के बाद अलग जो है वो सुरूर होता है ड्रिंक करने के बाद अलग अलग मजा आता है, भाई मेरे को समझ नहीं आया आज तक, है ना। तो ये जितने भी मादक पदार्थ होते हैं ना, ये आपके बॉडी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके बॉडी सिस्टम्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, इसलिए हार्मोन्स बेवजह रिलीज हो जाते हैं, और फिर तुम्हें अच्छा अच्छा लग रहा होता है। तो इतना भी अच्छा मत लगवा लो कि बॉडी को एडिक्शन हो जाए और तुम्हें हार्मफुल इफेक्ट से गुजरना पड़े। तो ये सारा हाइपोथैलेमस देखता है, मतलब बॉडी का पिट्यूटरी तो देख ही रहा है, वो सारी चीजें, सॉरी, जो जिन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है वो भी सब कुछ देख रहा होता है। तो ये हाइपोथैलेमस हो गया। तो भाई खोपड़ी वाली जगह से तो हम लोग निकल गए, तीनों ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें पिट्यूटरी हो, हाइपोथैलेमस हो, और आपकी सॉरी पीनियल हो, हाइपोथैलेमस हो और पिट्यूटरी हो। अब आते हैं गर्दन पे, है ना, गले में। तो गले में जो है वो बेसिकली आपकी एच शेप की एक ग्लैंड होती है, और ये एच शेप की ग्लैंड होती है, कुछ इसी तरीके की होती है, और इसे हम लोग जो है वो थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, ये अधि हिंदी में कुछ तो बोलते हैं आउटू ग्रंथि, पर कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रख लो। थायराइड, अभी मैं कल भी बता रही थी कि थायराइड का कॉन्सेप्ट क्या है। थायराइड गले के अंदर है, बहुत अच्छी बात है, गले के अंदर है, ये करती क्या है? पहली बात तो इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से तो पढ़ रहे हैं, तो इसको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, सबसे लंबी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है, सबसे लंबी सबसे बड़ी बोल दो, है ना। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि मैडम ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर रही होती है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को देख रही होती है। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी के अंदर उपापचय बोलते हैं इसको, उपापचय, खाना पच नहीं रहा, खाना, ये तुम्हारा उदर यानी कि तुम्हारे पेट वाला जो हिस्सा है ना, अगर ये तुम्हारा सही रहा तो तुम जीवन के तमाम रोगों से बच सकते हो, है ना। तो आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा सही होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हर तरह की, मान लो नाभि, नाभि भी वही है। मैंने एक दिन तुमको बताया था कि आपकी बॉडी या फिर आपकी किसी भी चीज के अंदर देखोगे तो बीच में जो है वो बेसिकली एक नाभिक होता है, नेवल वाला पोर्शन होता है, वहां पर ही सेंट्रल ऑफ मास होता है, यानी कि सबका केंद्र वही होता है। तो तुम्हारे पेट में ही तो सबका केंद्र होगा फिर। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे समझना है कि जो सबका केंद्र है उसको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मेटाबॉलिज्म में पेट सही रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा। अब पेट सही रखने के लिए अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा खाने के लिए और अच्छा पचाने के लिए अच्छी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक्सरसाइज चाहिए मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए, अच्छा खाना चाहिए मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए। मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, तुम्हारा ओबेसिटी हो गई, ज्यादा मोटे हो गए, ज्यादा पतले हो गए तो चक्कर वक्कर आएंगे, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएंगी। मोटे हो गए, कोलेस्ट्रॉल जम गया, ब्लॉकेज हो गया, हार्ट पे जोर आएगा, हार्ट डिजीज हो गई, बंदा मरेगा दोनों केसेस के अंदर। इसके लिए जो है वो बेसिकली दो हार्मोन का, ये वैसे तो टीएसएच हार्मोन तो पिट्यूटरी कर ही रहा है, लेकिन साथ में ये दो हार्मोन का रिलीज करता है, जिसे T3 और T4 कहते हैं। अब इस T3 और T4 को बनाया कैसे, इसका नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता। वैसे इसका नाम होता है, एक का टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, एक का होता है ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, एक का होता है टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है चार, तो टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, और इसका मतलब हुआ ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन। तो इन दोनों के अंदर आयोडो आया, क्या आया? आयोडो, यानी कि हम बात करें आयोडीन आया, है ना। तो आयोडो का मतलब क्या हो गया? आयोडीन। तो बेसिकली ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये आयोडीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? आयोडीन, जो कि आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज अ एलिमेंट। ये कैसा है? एलिमेंट है। अब एक बात बताओ, अगर आयोडीन तुम्हारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो T3 T4 ज्यादा हो गया, T3 T4 ज्यादा हो गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया, कैंसर कॉज कर देगा। मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया और हालत खराब हो जाएगी। तो अगर ये ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, अगर आयोडीन ज्यादा हो गया तो बेसिकली आप लोगों का थायराइड से T3 T4 ज्यादा हो गया, और अगर ज्यादा हो जाता है तो एक को तो बोलते हैं हाइपर हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो गया? थायराइड ज्यादा हो गया। हाइपर, हाइपर जब शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है ज्यादा, और जहां पर तुम्हें लिखा हो हाइपर और, अरे यार क्यों दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, होमो, होमो नहीं नहीं नहीं, हाइपर, अरे बताओ, कल ही बताया था अभी तो तुमको ये चीज। क्या बोलते हैं? दूसरा मैसेज करना फटाफट से, मेरे तो दिमाग से निकल गया। हाइपर के अलावा कम को क्या? हाइपो, ये देखो यार,
देखो बुढ़ी हो गई हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ, हाइपो, और हाइपो हो जाता है तो उसे हाइपो यानी कि कमी, ठीक है ना? तो ये वाली चीज भी यहाँ पर ध्यान रखना। बच्चे कहेंगे मैडम आपको तो हम ही बता रहे हैं। चलो चलो चैट ऑफ कर देती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। कभी कभी स्किप हो जाता है दिमाग से, है ना? चलो, हो जाता है कभी कभी, इतना लोड मत लो। तो ये हो गया हाइपर और हाइपो, है ना? तो ये चीज आयोडीन वाला। अच्छा अभी तक पहले तो बता दो, चलो पूछ ही लेती हूँ, आधा घंटा हो गया, समझ में आ रहा है क्या? फटाफट से मैसेज करो। जो डाउट्स होंगे ना वो आज लास्ट में लूंगी। गुड 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 गुड। जो डाउट हो वो रात में पूछ लेना, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। हिंदी में बताऊं? आधे लोगों को तो यही दुख है, आधे लोगों को तो यही दुख है कि मैडम आपने चैट ऑफ करनी कैसे सीख ली। चलो, कोई नहीं सिखाया, खुद से ही सीख गई। सारे इक्विपमेंट देख रही थी कि कहाँ कहाँ से क्या होता है, तो देख लिया। चलो, अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे समझो कि आयोडीन कहाँ से प्राप्त होगा। आयोडीन जो है वो सी फूड से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सी फूड से। अब तुम देखोगे तो ये जो चाउम्याऊ होते हैं ना, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। चाइनीज लोग जो होते हैं, इनको मैं बड़े प्यार से चाउम्याऊ कहती हूँ, है ना? आप जापानीज को देख लो, आप चाइनीज को देख लो यार, ग्लासी स्किन होती है, मिरर स्किन होती है। तो बेसिकली इतनी जो है वो ग्लासी और मिरर स्किन क्यों होती है? क्योंकि इनका मेन खाना ही क्या है भाई? सी फूड है ना? इनका मेन खाना ही क्या है भाई? सी फूड है। तो सी फूड के अंदर आयोडीन बहुत ज्यादा मिलेगा। अब पानी के अंदर ही आज ही एसएससी वाला जो वाईटी वाला सेशन होता है, यूट्यूब वाला 5 बजे वाला, वहां पर तुम लोग पढ़े हो, अगर पढ़ लिया करो भाई, बहुत जरूरी होता है वो। उसके अंदर ही मैं बता रही थी आज ही कि एल्गी जो होती है ना, एल्गी अपनी, है ना? तो एल्गी जो होती है यानी कि शैवाल जो होती है, इस शैवाल के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा आपका आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो एल्गी भी तो पानी में ही रहती है ना। तो बेसिकली इनके अंदर क्या है? आयोडीन बहुत ज्यादा है ना? अब आयोडीन हम लोग ना सी फूड खाते ना एल्गी खा रहे हैं, तो फिर हमारे नमक के अंदर दे दिया। नमक, हमारे नमक के अंदर भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो आयोडीन मिलता है। नमक तो हम भर भर के खाते हैं इंडियंस, है ना? तो आयोडीन खाना चाहिए। अगर आयोडीन कम हो गया तो थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन खत्म हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन खत्म हो गया तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रही है वो हार्मोन ही नहीं बनेंगे, तो वो तो बेचारी बीमार होगी ना। जैसे मैं कल पढ़ा रही थी पीनियल ग्लैंड के लिए कि मेलेटोनिन का ही तो सीक्रेशन करना है, मेलेटोनिन नहीं रिलीज हुआ तो वो तो बीमार होगी। वैसे ही थायराइड के साथ सीन है। थायराइड को जो है वो शॉक लगेगा कि अरे आयोडीन की कमी हो गई, हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे क्योंकि हम आयोडीन खा नहीं रहे। तो आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, हिंदी में बात करें सूजन आ जाती है। और सूजन आने के बाद में जो है ये सूज जाती है और इसका साइज जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। अब गला कहाँ पर है? यहाँ पर। अब ये सूजकर ग्लैंड इतनी बड़ी हो जाएगी, है ना? और यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? तो आपके मुख से भी आगे ऐसे गला बाहर निकल जाता है। शायद आप लोगों ने कभी देखे नहीं होंगे। तो इस प्रकार के डिजीज को हम लोग गेंगा नामक रोग के नाम से जानते हैं। इसी को ही हम लोग जो है वो गोइटर डिजीज के नाम से जानते हैं, है ना? और जो कि आप लोगों के गलगंड भी कहते हैं हिंदी में, है ना? तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है। अब थायराइड में मोटे भी होते हैं पतले भी होते हैं। अब तुम कहोगे कि मैडम फिर हम क्या करें, है ना? तो देखो सुनो, अब थायराइड बहुत सारे रीजन से हो रहा है, जरूरी नहीं है बच्चे की आयोडीन की डेफिशिएंसी से ही हो रहा है। हो सकता है ना कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। मैडम मेटाबॉलिज्म कैसे खराब हुआ? रात दिन चटर पटर खाते रहेंगे, इधर उधर का खाएंगे, डाइजेशन का करे होगा नहीं, तो बॉडी का डाइजेशन खराब, बॉडी का डाइजेशन खराब, मेटाबॉलिज्म खराब, मेटाबॉलिज्म खराब, थायराइड पे ज्यादा काम होगा। तुम लोग खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, बॉडी का डाइजेशन नहीं चल रहा, तो थायराइड को इंटरफेयर करना पड़ा। और थायराइड ने इंटरफेयर करा तो बेचारा अपने काम से ज्यादा काम करेगा, तो किसी ना किसी दिन तो खराब हो गई। तो आप देखोगे तो 30-35 की एज में बहुत ज्यादा तुम्हें थायराइड देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल तो बच्चों को भी मिलता है 12-15 साल की, क्योंकि शुरू से उनके मम्मी पापा ने उनको चटर पटर, आज भी बच्चों को देखो टॉफी बिस्किट वेपर्स भाई यही खिला रहे हैं मम्मी पापा। और बच्चे खाना कहते हैं हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। अरे तुमने शुरू से इनको गलत चीजों की आदत डलवा दी तो कैसे चलेगा? शुरू से तुम उन्हें दिखाते ही नहीं घर के अंदर कि ऐसी भी कोई चीज होती है, तो वो क्यों पीछे पड़ते हैं उनके? तो गलती तो मम्मी पापा की है। खैर, आजकल के जनरेशन के, हमारे मम्मी पापा ने हमें कभी नहीं खिलाया तो हमने बढ़िया रोटियां ही खाई हैं, ये वाली बात है।
तो हमने कहा कैल्शियम और इनके मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो बेसिकली अब खाने की आदत खराब करना भी थायराइड खराब कर देगा। फिर उसके लिए डॉक्टर क्या कहते हैं तुमको, लड़कियों को पता होगा, लड़कियों को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में इश्यू आता है तो लड़कियों को क्या कहा जाता है? लड़कियों कहते हैं भैया अपना रूटीन सही करो, भई एक्सरसाइज करो, है ना? ऐसा कहते हैं, बाहर का मत खाओ, ये सब भी कर लोगे थायराइड आधा तो ऐसे ही सही हो जाएगा। आयोडीन, आजकल आयोडीन की कमी से जितना थायराइड में दिक्कत नहीं आ रही, उतनी तो आप लोगों के मेटाबॉलिज्म के कारण जो है वो आ रही है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आवर रूटीन लाइफ। अगर हम हमारी रूटीन लाइफ सही करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा जो है वो हमको मिलता है और आपका थायराइड भी अच्छा रहता है। क्योंकि भाई जो मान लो कि मेरी कोई ग्लैंड है या तुम्हारी कोई ग्लैंड है और वो जो इंडिविजुअल उस पे अगर एक्स्ट्रा वर्कलोड आएगा तो वो खराब हो जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है। तो एक्स्ट्रा वर्कलोड, जिसका जो काम है उसे उतना ही काम मिले, हमारी जो रूटीन लाइफ में जितनी ज़रूरत है, जो एक मनुष्य के जीवन में जो कार्य करने को और जो लिमिट में चीज़ें करने को कही गई है, अगर वही करेंगे तो हम बीमार होंगे नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। तो ये हो गई भाई अपने थायराइड ग्लैंड। आज तो कई लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज चैट नहीं हो रही ना, तो आज कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा अरे बोर भी हो रहा है, हैं? पर अब क्या ही कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा ये, तुम चुप तो रहते नहीं हो। उसके बाद में आती है आपके पास में कौन-सी ग्लैंड, जिसे हम थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, है ना? थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ऐसा तो देखो पैराथायरॉइड भी है ग्लैंड तो, पर उसपे प्रश्न पूछा भी नहीं जाता और उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता, इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना? ये ध्यान रखना, जानकर नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसपे प्रश्न बनेगा नहीं। तो हम बात कर रहे हैं थाइमस ग्लैंड की, ठीक है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं? अब एक छोटा-सा क्वेश्चन पहले तुमसे पूछ रही हूँ, इससे पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद आंसर, सिर्फ उसका आंसर ही आना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कोविड के अंदर कि भाई सबसे पहले वैक्सीन अडल्ट्स अडल्ट्स के लिए बनी, है ना? बुड्ढे-वुड्ढों के लिए बनी सबसे पहले वैक्सीन, फिर बीच में आए हम जैसे यंगस्टर, सबसे पहले बुड्ढों के लिए वैक्सीन बनी, फिर उसके बाद में यंगस्टर्स के लिए बनी और छोटे बच्चों में सबसे लेट वैक्सीन बनाई गई। क्यों? छोटे बच्चे क्या इस समाज का हिस्सा नहीं थे? उनका जीवन जीवन नहीं था, तो छोटे बच्चों की वैक्सीन तब बनाई जब तक कोविड भी जा चुका था। वजह क्या है? देखिए बताओ। वजह क्या है बताओ? इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो क्यों है इम्यूनिटी स्ट्रांग? इम्यूनिटी तो स्ट्रांग है, लेकिन क्यों है इम्यूनिटी स्ट्रांग? नहीं पता तो लिख दो नहीं पता। आधे लोग तो भग लिए, क्योंकि आधे लोगों को मजा ही नहीं आ रहा होगा। अब तुम कह रहे हो एंटीबॉडी। अभी तो नहीं है कविता, पर जब होगी तब मैं बता दूंगी बेटा। चलो अब मैं बंद कर रही हूँ, रहने दो, नहीं हो रहा तुमसे। WBC अरे छोटी होती है कुछ भी। चलो, तो अब यहाँ पर समझो, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है ना, कि आप जब जनरली देखोगे तो आपने अपने अपने घर के बच्चों को देखो, अपने घर के बच्चों में को भैया थोड़ा-सा खुला छोड़ दो, उनको सर्दी-जुकाम लग जाते हैं, उनको बीमार हो जाते हैं, कमसन कलियाँ बनी हुई है हमारे घर के बच्चे। अब उन्हीं जगह हाईवे पर रहने वाले छोटे बच्चों को देखो, भाई बारिश में गंदा भीग रहे हैं, कोई जुकाम नहीं होगा, कोई बुखार नहीं होगा, ऐसा क्यों हुआ? है ना? हमने हमारे बच्चों के इम्यून सिस्टम को, नो बेबी बाहर नहीं खेलना, नो नो बेबी इस ये नहीं खाना, नो नो बेबी ऐसे कर के हमने हमारे बच्चों की इम्यूनिटी खराब कर रखी है ना? पानी हमने जो है नलके का नहीं पिलाना, पानी हमें भैया आरओ का ही पिलाना है, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी खराब करता है आरओ का पानी। खैर उसकी बात बाद में बताऊँगी कभी, फिर टॉपिक से निकल जाऊँगी मैं इसलिए। तो बेसिकली बच्चों के अंदर जो है वो एक ग्लैंड होती है और ये ग्लैंड कहाँ पर होती है? नियर बाय हार्ट, नियर हार्ट के पास में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? हार्ट के पास में होती हैं, हृदय के पास में होती हैं और बच्चों में ये ग्लैंड पाई जाती हैं, छोटे बच्चों में, है ना? तो बच्चा जब पैदा हुआ है तो अपने साथ में एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी लेकर पैदा हुआ है। मैं छोटी थी तब मेरी दादी एक बात बताती थी, एक कहानी सुनाती थी, शॉर्ट में बताती हूँ तुमको कि ना अ, जानवरों के बच्चों को उनकी मम्मी-पापा इतना प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो आप देखो कि जानवरों के बच्चे जो है, मैं मोरल बता रही हूँ बस उस कहानी का ना, तो जानवरों के बच्चे ना पैदा होते ही चलने लगते हैं। आपने नोटिस किया, है ना? कुत्ते का बच्चा कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा कुत्ता अपने बच्चों को कंपैरेटिवली सिक्योरिटी दे सकता है ना? बिल्ली का बच्चा कंपैरेटिवली तो वो थोड़ा लेट चलते हैं, है ना? गाय का बच्चा देखो, जो कैटल्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो काटते नहीं है, वो वेजिटेरियंस हैं, है ना?
तो वो जो है वो लेट चलते हैं, और मनुष्य के बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्शन मिला है तो उसको चलने-चलने में 1 साल लग जाता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि हम जितना हमारे पास कैपेबिलिटी होगी ना, तो उसी अकॉर्डिंग हमने हमारे काम हमारे को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। बेसिकली बच्चा हम एडल्ट्स अपने आप को ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो अपने अंदर एक्स्ट्रा इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन बच्चे बेचारे छोटे हैं, हम समझ भी नहीं पाएँगे उनकी कंडीशन। तो ईश्वर की ही देन है कि इन बच्चों को अंदर थाइमस ग्लैंड होती हैं, जो हार्ट के पास में होती हैं। ये ग्लैंड क्या करती हैं? ये ग्लैंड जो होती हैं, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? एंटीबॉडी प्रतिरक्षा का। हालाँकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तो हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट करती है ना, बिल्कुल इनके पास भी टी लिम्फोसाइट तो होती हैं। इनके पास में भी, अब देखो मैंने क्या ही लिख दिया। इनके पास में भी टी लिम्फोसाइट तो होती हैं, है ना? लेकिन वो डब्ल्यूबीसी है, ये टी लिम्फोसाइट है ना? तो इनके पास भी टी लिम्फोसाइट तो है, लेकिन इनके पास में डबल सिस्टम है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन का। तो इनके पास में एक तो क्या है? थाइमस ग्लैंड है, तो थाइमस ग्लैंड भी एंटीबॉडी बना रही है, टी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी बना रही है, इसलिए बच्चों को जनरली जो है ये रोग लगते नहीं है। कोरोना बच्चों में नहीं हुआ था, ये फालतू की वीडियो आई थी, 2-4 आई थी जो, है ना? तो और हुआ भी होगा तो रेयरेस्ट, मतलब आज अब अगर आप रेशो देखोगे तो बहुत कम, है ना? तो बेसिकली बच्चों के अंदर थाइमस ग्लैंड होती है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, हम जैसे-जैसे अडल्ट होने की तरफ जा रहे होते हैं, 10 5 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद में डिपेंड टू बॉडी वेरी करेगा। थाइमस ग्लैंड का आकार छोटा होने लगता है, और थाइमस ग्लैंड का आकार जो है वो खत्म भी हो जाती है, मतलब श्रिंक हो जाती है, फंक्शन लेस हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड पैदा हुई थी बच्चों के अंदर और बड़े होते-होते खत्म हो जाती है, और यह बेसिकली एक्चुअली मेटाबॉलिज्म के लिए काम करती हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए करती है। तो बच्चों के अंदर अपना खुद का डबल बूस्टर जो है वो अगर अगर एंटीबॉडी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, तो क्यों ज़रूरत है फिर वैक्सीन की? तो बच्चों को इसलिए जो है वो इस रोग से इतना नुकसान नहीं होता, इसलिए बच्चों की वैक्सीन सबसे लास्ट में लाई गई। हम एडल्ट्स में कंपैरेटिवली टी लिम्फोसाइट्स का अच्छा काम है, इसलिए एडल्ट्स के तो ओल्ड एज पीपल के अंदर क्या है कि इतना इम्यूनिटी सिस्टम होता नहीं है, इसलिए उनकी वैक्सीन सबसे पहले बनी थी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। अब गले पे आ गए, दिल पे आ गए, अब दिल के नीचे उतरो। तुम्हारे पास 2 किडनी होती हैं। 2 किडनी के ऊपर जो है वो बेसिकली जोड़े के अंदर एक ग्लैंड होती है, और इस ग्लैंड को हम लोग जो है वो नेक्स्ट ग्लैंड है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, है ना? एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एड्रीनल ग्लैंड के नाम से। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि पेयर के अंदर प्रेज़ेंट होती हैं। किसके अंदर प्रेज़ेंट होती हैं? पेयर यानी कि जोड़े के अंदर प्रेज़ेंट होती हैं, और ये ग्लैंड बड़ी खतरनाक, बड़ी मज़ेदार है। पहली बात तो एड्रिनल ग्लैंड ने एक हार्मोन का रिलीज़ किया। एड्रीनल ग्लैंड का एक हार्मोन है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। पता होगा, डू और डाई हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना? करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नाम है इसका एड्रीनलिन। ठीक है, तो अब हमने बोला कि एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो बेसिकली करता क्या है और किस तरह से काम करता है। इसको समझना है तो खुशी हो या गम हो, और मैंने आपको किसमें पढ़ाया था? मैंने आपको हार्ट के अंदर भी पढ़ाया था कि एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। याद करो जब मैं पढ़ा रही थी तुमको किसके बारे में? हार्ट अटैक के बारे में। तो ये आपके हार्ट बीट को भी जो है वो बेसिकली क्या करता है? हार्ट बीट को यानी कि हार्ट पर भी जो है वो बेसिकली कंट्रोल करता है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन कैसे हुआ? तो ये मैंने बताया था कि तुम अपने बाबू सोना के साथ में ऑफ कॉलेज से बाहर निकले, और जैसे ही तुम अपने नहीं, सर्दियों का दिन थे, रजाई के अंदर जो है वो चटिया रहे थे तुम, वही 12 से 3 के टाइम पे मम्मी या पापा कोई पानी-वानी लेने निकले होंगे। तो देखा कि रजाई में से तो लाइट आ रही है, फिर मम्मी भी ऐसे, मेरी मम्मी की आदत है, तुम्हारी मम्मियों की भी होंगी, ऐसे ना ऐसे मुंडी घुमा के, पता ही नहीं लगता रजाइयों में तो कोई साथ-वाथ भी सो रहे हो तो, है ना? ऐसे मुंडी घुमा के सारी चैट पढ़ लेती हैं। फिर तो ऐसे ही तुम्हारी मम्मी ने भी ऐसा किया होगा कि भाई सारी चैट पढ़ ली और ऐसे हाथ से जो है वो फ़ोन को खींच लिया। अब तुम्हारी सारी चैट, अभी तुमको टाइम भी नहीं मिला कि तुम अपनी चैट, अपने फ़ोन को बंद कर सको या फिर डिलीट कर सको। अब मम्मी के पास तुम्हारा फ़ोन है। गैलरी में तुम्हारे सारे काले चिट्ठे पड़े हैं, है ना? इसके अलावा चैटिंग में ओहो! 1 बाबू सोना नहीं, 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं साथ में। अब ऐसी कंडीशन आ गई। अब मम्मी ले गई उस फ़ोन को अपने साथ में, अब रूम के बाहर। अब मम्मी ने दिया टफ लुक, है ना? अब मम्मी ने बुला लिया पापा को। अब पापा का, देखो जी तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। अब उसके बाद में क्या होगा? अब उसके बाद में तुम्हें लगेगा डर। अब तुम्हें जब डर लगेगा तो इस केस में क्या होगा कि तुम्हारे लिए जो है ना? तुम्हारे तो
पिताजी को दे दिया ना, देखो बेटा देखो जी किससे चटिया रहा है ये, तो फिर पिताजी जो है वो तुम्हारे पहले तो सामने खड़े हैं, पहले पिताजी भी आ गए होंगे ऐसा मान लो तुम तो, अब पिताजी भी तुम्हारी चैट पढ़ रहे हैं, लव यू बेबी, है ना, गुड नाइट बेबी, ये चल रहा है वो चल रहा है। फिर उसके बाद में जो है अब पिताजी भयंकर, अब पिताजी ने जो है वो क्या कर लिया, फ़ोन ले गए। अब भाई तुम्हारी जो है वो गैलरी जो है वो भी उसमें पासवर्ड भी नहीं है। अब तो तुम गए काम से। अब क्या होगा? अब इस केस में जो है वो एड्रेनलिन जो है वो पहले तो ऐसे ही सीक्रेट हो रहा था, 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 हो रहा था। एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एड्रेनलिन के साथ-साथ में जो है ना वो बेसिकली क्या हुआ, एड्रेनलिन तो हार्ट पे भी कंट्रोल करता है, तो जैसे एड्रेनलिन का सीक्रेशन बढ़ता जा रहा है, हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, 72 से 74, 80, 100, 120 ये बराबर-बराबर चल रही है। अब भाई जो 1 मिनट में 72 बार दिल धड़क रहा है, वो 120 बार धड़क रहा है। अगर ये 200 तक पहुँच गया तो बंदा निकल लिया, ऐसा ही होता है ना। अब एड्रेनलिन का सीक्रेशन, अब अंदर से पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारे प्यार लाड प्यार ने से बिगड़, देखो ये कौन-सी फ़ोटो है, अब तुम्हारी हालत खराब, भाई राम कौन-सी फ़ोटो मिल गई, है ना? अब तुम्हारी हालत खराब कि ये तो गैलरी तक पहुँच गए। अब तो तुम्हारी हालत खराब हो गई है। अब जब तुम्हारी हालत खराब हो गई तो फिर से अब एड्रेनलिन भैया जो है वो और भयंकर सीक्रेट हो रहे हैं। अब तुम्हारी ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि पिताजी को ये कह दे कि फ़ोन दे दो प्लीज़ मेरा। तो अब इस केस में क्या होगा भैया, पिताजी तो अब सुबह उठ के जो है पहले तो तुम्हें बहुत, बहुत, बहुत मारेंगे, ठीक है ना? अब इसके बाद में क्या होगा, अब तुमने सोचा कि अब तुम्हारी कौन-सी कंडीशन आई, अब ये तुम्हारी कंडीशन आई डू और डाई वाली। अब कौन-सी कंडीशन आई, डू और डाई वाली, है ना? अब इस कंडीशन में या तो तुम खुद मर जाओ या फिर पिताजी मार देंगे, है ना? अब ब्रेन यहाँ पे काम करता है। तो पहला हार्मोन क्या है, इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन ने, एड्रेनलिन ने क्या किया, ऐसी जितनी भी आपातकालीन वाली कंडीशंस आती हैं, उन सब के अंदर तो जो है उन सब के अंदर तो ये वाला हार्मोन रिलीज़ हो गया। अब दूसरे हार्मोन की बात करूँगी, ये हार्मोन रिलीज़ होकर हार्ट बीट को बढ़ा देता है, साँस नहीं आ रही है, लंबी-लंबी साँसें ले रहे हो। अब ब्रेन को जो है वो कमांड आई, ब्रेन ने एड्रेनलिन को कहा, "अबे पागल-वागल हो गया है?" एड्रेनल ग्लैंड को कहता है, "अबे पागल हो गया, एक तो पिताजी तो बहुत बुरी तरह से कंडीशन बेचारे के साथ ऐसी आई गई है, अब पिताजी जो है वो इसको छोड़ेंगे नहीं, तू तो छोड़ दे एड्रेनलिन को, बोल कि मत सीक्रेट हो, हार्ट बीट बढ़ रही है, भाई मर जाएगा आदमी।" तो पिताजी तो समझने वाले नहीं है, कंडीशन सुधरेगी नहीं, तो ब्रेन को ही एक्शन लेना पड़ा। ब्रेन ने कहा एड्रिनल को कि अरे रोक इसको, एड्रिनल कहता है मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो बस इसको सीक्रेट कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, फिर एड्रिनल जो है, एड्रिनल को पता है, एड्रिनल ग्लैंड को पता है कि एड्रिनलिन जब सीक्रेट हो गया तो कंडीशन ही ऐसी होती है, बच्चा डरेगा ही भाई, क्योंकि पैदा ही ये इसी कंडीशन में हो रहा है। तो एड्रिनल इसी चक्कर में एक जो है स्टेपनी लेकर चलती है, दूसरा हार्मोन लेकर चलती है, और इस हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, है ना? कौन सा हार्मोन था, क्योंकि पिताजी तो भैया मारेंगे, ये तो पक्का है। पिताजी गेट खोले उससे पहले एड्रिनलिन मार दे हार्ट बीट से, हार्ट अटैक को कर करके, इससे बढ़िया दूसरा हार्मोन का सीक्रेशन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ना, इसका एक ही काम है, क्या काम है? इसका काम है एड्रेनलिन पर कंट्रोल करना। किस पर? एड्रेनलिन पर कंट्रोल करना। क्योंकि अब बंदे को मार तो नहीं सकता है ना ब्रेन, ब्रेन कहेगा भैया कुछ तो करो, तो अब जो है इस केस में कॉर्टिसोल का सीक्रेशन हो गया। अब कॉर्टिसोल का जब सीक्रेशन हुआ तो कॉर्टिसोल का जैसे ही, अब कॉर्टिसोल एक साथ आता है धीरे 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 धीरे, है ना? तो तब तक ब्रेन बंदे को आइडिया दे रहा है, ऑल इज वेल बोल भाई, ऑल इज वेल बोल, है ना? हनुमान चालीसा बोल, कुछ भी बोल पर बोल। तो ब्रेन तो माइंड आदमी का डाइवर्ट कर रहा है इस देर में आइडिया कि भाई कंट्रोल कर, उल्टी गिनती गा, कुछ तो कर ताकि तू बच जाए। उतनी देर में कॉर्टिसोल का सीक्रेशन हो जाता है। ब्रेन माइंड चेंज करता है। ब्रेन को फिर सारे कुछ ना कुछ तो याद आता है कि इंसान को बचाना है। पर जैसे ही कॉर्टिसोल का सीक्रेशन होगा ना, वैसे ही एड्रेनलिन, अब सिचुएशन तो ऐसी रहने वाली है, अब उतनी देर में बंदे को ये समझ आ जाता है कि बेटा मरना तो है तेरे को, तो अब तेरे को अब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यार हाँ ठीक है, मैं अब कोई तो एक्सक्यूज दे दूंगा, है ना? कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है तुमको। तो अब जैसे ही एड्रेनलिन का सीक्रेशन कम हुआ, वैसे ही आपकी हार्ट बीट जो कि पीक पे जा रही थी, वो भी आपकी क्या हो गई, नॉर्मल लेवल पर आ जाती है, और इस वक्त पर कॉर्टिसोल का सीक्रेशन पीक पर हो जाता है। तो कॉर्टिसोल इंसान को बचा लेता है, ठीक है ना? कॉर्टिसोल तो इंसान को बचा लेता है। तो ये कॉर्टिसोल ने जैसे ही इंसान को बचाया, इसलिए इसे लाइफ सेवियर हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर पापा तो मारेंगे बेटा, लेकिन जो है कॉर्टिसोल नहीं आता तो ये एड्रेनलिन मार देता हार्ट बीट को तेज करके। इसलिए इसे जीवन रक्षक या फिर जो है वो बेसिकली कौन सा हार्मोन, इसे जो है लाइफ सेवियर हार्मोन के नाम से भी जाना
जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग लाइफ सेवियर हार्मोन के नाम से भी जो है वो बेसिकली जानते हैं। ये बात समझ में आई? दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए क्या? फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो, मजा आया कि नहीं आया? आ गया मजा? अब जिंदगी भर भूलोगे? अब जब तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन आएगी तो तुम्हें इंतजार करना है कि भाई कॉर्टिसोल सीक्रेट हो जा। आ गया समझ में? ठीक है। नीलेश क्या दिक्कत आई देखें? ये बहुत लोगों के साथ हुई, पता नहीं तुम लोगों के साथ हुई कि नहीं हुई। मैं जब जब इस बैच में जो है ये चीजें पढ़ाती हूँ ना, कौन भूल जाएगा? अरे भाई इतना मेहनत करने के बाद भी भूल जाओगे? तो मैं जब जब बैच में पढ़ाती हूँ तो बच्चे मुझे ये बोलते हैं, मैडम मेरे साथ हुआ है, ये सेम सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई है। तो बच्चे ऐसे कहते हैं। अब देखो तीसरा हार्मोन कौन सा है? अब जो है ये दो काम तो हार्मोन तो हो रहे हैं, है ना? अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। किडनी बोलती है कि भैया एड्रिनल, एक बात बताओ कि तुम हमारे ऊपर रह रहे हो, है ना? नीलेश नाम था शायद उनका। चलो, बिल्कुल करता है रितेश। स्ट्रेस बोल तो रही हूँ, स्ट्रेस ही तो बैलेंस किया है कॉर्टिसोल ने, और क्या ही किया है। हाँ बिल्कुल साहिल, सारी एंडोक्राइन डक्टलेस ही होती हैं। स्ट्रेस ही तो बैलेंस कर रहा है, यही तो बोल रही हूँ। ये टेंशन को ही तो बैलेंस कर रहा है। पिताजी तो करेंगे जो करेंगे, लेकिन एड्रिनल ने जो बॉडी के अंदर इनर स्ट्रेस बना दी, उसको तो यही कर रहा है ना कंट्रोल। बात तो वही कह रही हूँ, है ना? तो अब हमने तीसरा बोला कि अब किडनी बोलती है कि देखो एड्रिनल भैया, बात ऐसी है कि तुम अगर हमारे ऊपर रह रहे हो तो तुम्हें किराया तो देना पड़ेगा। अब एड्रिनल कहेगी भाई मेरे पास कहाँ किराया है, मेरे पास तो किराया नहीं है ना? तो मैं कहाँ से दूं? मैं थोड़े ना कमाने जाता हूँ कोई, और मैं कमाने चला गया तो बंदे का क्या होगा, है ना? अगर मैं ही निकल गया तो बॉडी से। अरे तुम अब इस लैंग्वेज में फंस रहे हो अगर ना, मैडम अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन एंड बंदा अलग अलग है। एग्जैक्टली exactly, है ना? दैट इज एग्जाम्पल ओनली फॉर। मैं सीरियस होके भी पढ़ा दूंगी, बट ठीक है सीरियस पढ़ते हैं अब, है ना? तुम समझ जाओ यार मैं जो कहना चाह रही थी। इट्स अ कंडीशन जिसमें मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना? चलो, अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो किडनी कहती है भाई तुम्हें किराया देना पड़ेगा। तो इसने कहा भाई मैं तो किराया दे नहीं सकता। तो किडनी कहती है ठीक है, तो तुम मेरे ऊपर रहते हो अगर, क्योंकि तुम ग्लैंड हो, तो तुम एक ऐसा हार्मोन रिलीज करो जो मेरे, क्योंकि आपको पता है कि किडनी जो होती है वो यूरिन फॉर्मेशन करती है। तो किडनी अगर यूरिन फॉर्मेशन करती है तो एड्रिनल को कहती है कि तुम एक ऐसा हार्मोन बनाओ, क्योंकि तुम मेरे ऊपर रहते हो, तुम्हें इस बात की तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर ना, इतना सीरियसली नहीं लेना था। अरे कुलविंदर जी, मैंने तो सिंपल लेवल करने की पराकाष्ठता पार कर दी। मतलब इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकती। अब एड्रेनलिन को मैं राम जी नहीं बोल सकती, या भूरिया काला ने करके नहीं पढ़ा सकती है। इतना तो इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकती यार। नहीं, लिटरली आई एम, मतलब अब कैसे इन वर्ड्स को मैं कैसे सिंपल कर दूंगी? एड्रिनल एड्रिनल ही रहेगा। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं समझा सकती हूँ, पर कुछ वर्ड्स जो एक्चुअली साइंटिफिकली हैं उनको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, है ना? चलो, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई तीसरा जो हार्मोन होता है वो एल्डोस्टेरॉन होता है। कौन सा होता है? एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में काम आता है। किसमें? यूरिन फॉर्मेशन में। तो यूरिन फॉर्मेशन में क्यों काम आ रहा है? यूरिन फॉर्मेशन में इसलिए काम आता है क्योंकि किडनी के ऊपर है तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। ये आपके वाटर लेवल को भी बैलेंस करता है। वाटर लेवल को बैलेंस करने के साथ साथ में ये आपके वाटर के अंदर सोडियम, पोटेशियम जैसे साल्ट को अगर ज्यादा निकल जाएंगे तो बीपी लो हो जाएगा। तो इनकी जो क्वांटिटी है उसको भी कंट्रोल जो है वो ये आपका एल्डोस्टेरॉन कर रहा होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनलिन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। दैट इज द ऑल थिंग्स। तो ये हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड। तो हमने देखो शुरू शुरू में पीयूष भी देख लिया, पिट्यूटरी भी देख लिया, पीनियल भी देख लिया, हाइपोथैलेमस भी देख लिया, थायराइड भी देख लिया, हार्ट के पास में थाइमस भी देख लिया, और किडनी की तरफ में एड्रिनल ग्लैंड भी देख ली। दैट इज द ऑल थिंग्स, दिस इज आवर क्लास। और होप सो गाइज आपको सेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। चलो बताओ, मजा आ गया? रिवाइज कर लेना।
बहुत जल्दी एक सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी, बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। और इसके अलावा 5 बजे वाली क्लास को देख लिया करो भाई, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे तो मैं बुक बनाऊंगी, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे तो मैं बुक बनाऊंगी, पर पढ़ने ही नहीं आते तो बुक कहाँ से तुम लोग लोगे, है ना। पर मैं करती हूँ। मिस्टर सिंह बताओ भाई, कौन सी ग्लैंड रह गई भाई? ओवरी के लिए बताया ही कि ऑपरेट पिट्यूटरी से हो रही है, और कौन सी बच गई? टेस्टिस, वो भी और बेसिकली ऑपरेट वहीं से ही हो रही है, सेक्स हार्मोन का ही तो सीक्रेशन कर रही है ना। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, करती हूँ मैं ट्राई, है ना। ओके, कमेंट ऑफ करके पढ़ा तो मजा आया। चलो, ओके, बाय बाय, है ना। थैंक यू, टेक केयर, बाय। मैडम बायोलॉजी हिस्ट्री में ही आज समझ आ रहा है, अरे वाह 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 वाह। तो कभी यूट्यूब पे आके भी बोल दिया करो। नहीं, पहले फ्री वाली निकालूंगी। चलो बाय। इंस्टा पर रिप्लाई नहीं करती, चलो आज देखती हूँ।